गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो भी फसल है उन फसल के उत्पादन में असाधारण वृद्धि, यानी उनके प्रोडक्शन में क्रांति आना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इनपुट्स की सहायता से। That is, a spurt in crop production due to use of high-yielding variety seeds, chemical fertilizers, and other advanced or modern technology inputs. ग्रीन रिवॉल्यूशन का बर्थ प्लेस नॉर्थ अमेरिका के देश मेक्सिको को माना जाता है, क्योंकि अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, एनी बोरलॉग जो हैं, उन्होंने सबसे पहले इस मॉडर्न इनपुट्स की सहायता से मुख्य रूप से गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में असाधारण वृद्धि जो है उस देश में लाए थे। तो बर्थ प्लेस ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेक्सिको को कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हम जानते हैं, और भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति यानी क्रॉप प्रोडक्शन में रिवॉल्यूशन लाने के लिए भारत में एमएस स्वामीनाथन को फादर के नाम से जाना जाता है। कुंभाकोनम जगह तमिलनाडु में है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। तो बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मेक्सिको, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में दो फेज में हुआ। पहला फेज यानी कि 1965 टू 1975, डेट इज मिड 1960s टू मिड 1970s। दो हिस्सों में इसलिए बांटे क्योंकि ये जो पहले का दशक था, इस दशक में मुख्य रूप से हमारे देश में वीट और राइस दो ही फसल का जो है ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया इन HYV सीड्स की सहायता से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता से। बाकी फसल तक ये बेनिफिट नहीं पहुंच सका और कुछ एरिया तक ही सीमित रहा, यानी मुख्य रूप से पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीन राज्यों तक ही जो है HYV सीड्स का बेनिफिट जो है लिमिट रहा। तो ये हमारा पहला फेज हुआ। जब इन राज्यों में, इन फसलों में वृद्धि हुई तो बाकी के स्टेट्स भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किए, और तब सेकंड हमारा फेज शुरू हुआ 1975 टू 1985, दैट इज मिड 1970 टू मिड 1980। इस 10 सालों के दौरान गेहूं और चावल के साथ साथ मुख्य रूप से बाजरा, मेज, ज्वार और भी दूसरे फसलों में काफी तेजी से वृद्धि, उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई, और पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ साथ हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में हुआ। बेनिफिट बिहार को भी मिला। तो इस तरह से जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन दो हिस्सों में बटा। एक बार फिर से समराइज सुन लीजिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है फसलों के उत्पादन में क्रांतिकारी प्रोडक्शन होना, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो जाना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और दूसरे एडवांस टेक्नोलॉजी के सहायता से। ग्रीन रिवॉल्यूशन का बर्थ प्लेस मेक्सिको को माना जाता है, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। इसके फादर जो हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जानते हैं हम, और भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। दो फेज में ये हुआ। एक भारत में 1965 टू 1975, जहां पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में वीट और राइस में काफ़ी क्रांतिकारी प्रोडक्शन हुआ, और 1975 टू 1985 जो हमारे देश में दूसरा फेज था। इस बीच में वीट और राइस के साथ साथ बाजरा, मेज, ज्वार और भी दूसरे फसलों में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई, उनके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। साथ ही पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में भी इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो ये हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का दो फेज। आगे हम अब देखेंगे फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। पहला जो फीचर है वो है स्पॉट इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से अनाज हैं, जो फसल उत्पादन होते हैं, उनमें बहुत क्रांतिकारी उनके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, और इतना अधिक प्रोडक्शन हुआ इसकी वजह से कि भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गया। यानी एक समय था कि भारत जो है यूएस से गेहूं इंपोर्ट किया करता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में गेहूं का प्रोडक्शन जो है इतने
अधिक मात्रा में हम लोग प्रोडक्शन कर लिए कि हम अपने पूरे देश की जनसंख्या को खिलाने के लिए सफिशिएंट मेरे पास प्रोडक्ट भी हो गया, अपने पास आउटपुट भी हो गया, और साथ साथ हम लोग फिर गेहूं और चावल का एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो इस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से भारत जो है उस ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, यानी इतना फूड और फॉडर होने लगा कि हम अपने देश की जनसंख्या को और पशुओं को खिला सकते हैं। दूसरा कि चूंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया, तो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। सरप्लस प्रोडक्शन यानी कि अब हम खाने पीने के अलावा कुछ बचा भी सकते हैं, और इस तरह से जो अनाज बचने लगा उसको सरकार उससे अपना बफर स्टॉक मेंटेन करती है, और बफर स्टॉक मेंटेन करने की वजह से जो है हम उसको शॉर्टेज के टाइम में या किसी आपदा विपदा के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है इसमें कि एलिमिनेशन ऑफ फैलोइंग एंड इनहांसेस डबल क्रॉपिंग। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से फैलोइंग समाप्त हो गया। फैलोइंग यानी कि खेत को परती छोड़ा जाता था सॉइल के न्यूट्रिएंट को वापस से रीगेन करने के लिए, यानी एक फसल हम उगाए, उसके बाद कुछ दिन मिट्टी को खाली छोड़ दिया जाता था, फिर दूसरा फसल उगाया जाता था। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है उसको बरकरार रखा गया और खेतों को परती छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और जितना समय हम खाली छोड़ते थे उस बीच में भी हम दूसरे फसलों को उत्पादन कर सकते थे। तो इस तरह से बीच में जैसे गेहूं का फसल काटा गया, फिर चावल का फसल जब रोपनी शुरू किया जाएगा, उस बीच में जितने दिन जमीन खाली रहता था उसमें कुछ ना कुछ और दूसरे फसल उगा दिए जाते थे। इससे सरकार का बफर स्टॉक बढ़ गया। तीसरा है कि किसान जो कि मेनली सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी सिर्फ उतना ही फसल उगा पाते थे जिससे कि वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें, अब वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने लगे, यानी उनके पास भी सफिशिएंट आउटपुट होने लगा, आउटपुट बचने लगा, और जो भी एक्सेस आउटपुट उनका होता था वो मार्केट में सेल कर देते थे। तो जो आउटपुट मार्केट में सेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था अपने सेल्फ कंजम्पशन के बाद, उसको मार्केटेबल सरप्लस कहा जाता है, और इससे किसानों का आमदनी जो है वो बढ़ने लगा। किसानों के रेवेन्यू में बढ़ने की वजह से, उनका इनकम बढ़ने की वजह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड में भी काफी सुधार हुआ। अगला जो है फैसिलिटेटेड मल्टीपल क्रॉपिंग। देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से जो है मल्टीपल क्रॉपिंग करना भी आसान हो गया, यानी एक साथ कई फसलों को उगाना शुरू हो गया। जैसे अभी बताया गया कि बीज बोने और कटने के बीच का जो समय होता है, बोने और कटने के बीच का, वो समय कम हो गया। इस तरह से समय कम होने की वजह से खेतों को कुछ दिन और समय मिलता है जिसमें हम खाली रखने का, जिसके बीच में हम लोग एक से अधिक फसल को उगा सकते हैं ना। एक ही सीजन में एक से अधिक फसल को उगाना ही मल्टीपल क्रॉपिंग है, कि एक फसल के सीजन में एक ही लैंड पे हम एक से अधिक फसल को उगा सकें, जिससे टोटल आउटपुट हमारा बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए और इनकम और जनरेट होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से जो है ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग आसान हो गया। किसानों का मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हुई, फसलों में भी वृद्धि हुई, और हम सेल्फ सफिशिएंट को अचीव कर सके। देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। देखिए जहां मेरिट है वहां डिमेरिट भी होता ही है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहां पे हमको सिर्फ मेरिट ही मेरिट मिलता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से जहां कुछ हमको बेनिफिट हुए, वैसे ही कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ कमियां रह गई। जैसे पहला हमारा ड्रॉबैक है रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप्स एंड एरियाज। हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन का बेनिफिट था वो सिर्फ कुछ ही फसलों तक हुआ और कुछ एरिया तक ही सीमित रहे। जैसे पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन का बेनिफिट बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिला, और मुख्य रूप से जो इस फसल में क्रांतिकारी, जिस फसल के उपज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, उसमें मुख्य रूप से सिर्फ गेहूं और धान ही थे, चावल ही थे। तो इस तरह से गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मेज ही मुख्य रूप से ऐसे फसल थे जिन पर HYV सीड्स का और एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ज्यादा देखने को मिला। बिहार, उड़ीसा, बंगाल और कुछ हिस्से महाराष्ट्र के ऐसे थे जहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन का बेनिफिट नहीं मिल सका, और जूट, कॉटन, टी, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, ऐसे फसल थे जिनमें हम ग्रीन रिवोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर सके, यानी कि HYV सीड्स का इस्तेमाल इन सारे फसलों के लिए नहीं हो सका। इस वजह से
जो है ये ग्रीन रिवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन रहा, ड्रॉबैक रहा कि हमारे देश में कुछ सिर्फ मुख्य रूप से गेहूं चावल के फसल तक ही इसका बेनिफिट देखने को मिला। दूसरा है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, यानी जो HYV सीड्स हुए, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हुए या जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हुए, इन सारे टेक्नोलॉजी का बेनिफिट सभी किसानों तक भी नहीं पहुंच सका। कुछ ही किसान जो है इसका बेनिफिट उठा सके, चूंकि सारे इनपुट जो है कॉस्टली होते हैं, ये HYV सीड्स कॉस्टली होते हैं, सारे इक्विपमेंट्स कॉस्टली होते हैं, और हमारे देश का जो अधिक किसानों का जो जनसंख्या था वो स्मॉल एंड पुअर फार्मर्स ही थे, यानी छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, और ये इन सारे इनपुट्स को एफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिस वजह से जो है ये इन सारे इनपुट्स को नहीं खरीद सके और प्रोडक्शन जो है इनके खेतों में नहीं हुआ। इस वजह से जो है ये अगला हमारा लिमिटेशन अराइज हो गया, यानी जो किसान पहले से अमीर थे, जो किसान पहले से रिच थे, वही किसान जो है इन इनपुट्स को खरीद सके, वही इन इनपुट्स को खरीदने को अफोर्ड कर सके, और इस वजह से सिर्फ उनके ही खेतों में फसलों में असाधारण वृद्धि हुई, और जो सरप्लस को बेच करके जो पैसा रेवेन्यू बढ़ा वो इन्हीं अमीर किसानों का ही बढ़ा, यानी जो पहले से अमीर थे वो और अमीर हो गए, और जो गरीब किसान थे वो इन इनपुट्स की का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से उनके खेतों में आउटपुट नहीं बढ़ा और उनके आमदनी में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, यानी अमीर और गरीब किसान के बीच का अंतर जो है बढ़ गया। इसी को इकोनॉमिक डिवाइड कहा गया। इसके साथ साथ देखिए कहा गया है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं खेतों में, इन सब का एक्सेसिव इस्तेमाल होने की वजह से जो है मिट्टी की न्यूट्रिशन जो है, सॉइल का न्यूट्रिशन, वो एक लंबे समय के बाद समाप्त हो जाता है। साथ साथ फूड हमारा जो है वो टेस्टियर भी नहीं होता और ना ही हेल्दियर होता है, क्योंकि इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और इस वजह से जो है ये हमारे यहाँ पॉल्यूशन क्रिएट करता है। सॉइल पॉल्यूशन तो होता ही है, साथ साथ हेल्थ के लिए भी जो है हमारे हेल्दी और टेस्टियर फूड नहीं मिल पाते। तो इसलिए कहा गया कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो मेनली ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का है, जिसका हम एक तरफ बेनिफिट उठाते हैं तो दूसरी तरफ लॉन्ग रन में ये हमारे लिए नुकसानदेह है। यही रीज़न है कि आप ध्यान दीजिएगा कि अब ज़्यादातर लोग जो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ धीरे धीरे फिर शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ प्रोडक्टिविटी तो कम होती है लेकिन हेल्दियर और टेस्टियर फूड आपको खाने के लिए मिलेगा, साथ साथ न्यूट्रिशन जो है सॉइल का वो बरकरार रहेगा। तो ये मुख्य रूप से 4 लिमिटेशंस हो गए ग्रीन रेवोल्यूशन के, और ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार देश आज़ाद होने के बाद खेती को बढ़ावा देने के लिए इसमें सब्सिडी ले आई, तो उस सब्सिडी के आने से कुछ डिबेट हुआ, यानी कुछ लोग उस सब्सिडी के लिए फेवर में थे और कुछ उनके अगेंस्ट थे। वो क्या था, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।